उनके दादाजी चीन से लड़े, पिताजी पाकिस्तान से लड़े, तो तुम क्या हिंदुस्तान से लड़ोगे? ठीक है बेटा, है मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। इससे तुम्हारी लड़ाई किससे है? पहले ये तो क्लियर हो जाए। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवादियों से है, सामंतवादियों से है, मनुवादियों से है। तेजस्वी यादव की बात करते हैं ना, एगो यादव ठेकेदार को मार दिया गया मोतिहारी में, काहे नहीं ये लोग जाति के भी नाम पे क्यों नहीं काम आते हैं? तेजस्वी यादव पे ही कटाक्ष क्यों? जेल में 6 महीने रहे हैं, तेजस्वी यादव पे ही कटाक्ष क्यों? मनीष भी तो गरीब का आवाज बुलंद कर रहा था, तमिलनाडु वाले मामले में भी वही तो मजदूर का आवाज बन रहा था। कहते मजदूरों के लिए काम कर रहा था वो। बिहार और तमिलनाडु के सुमधुर रिश्ते को तार तार करने का प्रयास किया। आपने भी उस वक्त सवाल उठाया था MK स्टालिन पे। हाँ बिल्कुल, हमने भी यहाँ से सवाल उठाया था, लेकिन हमने कोई नाट्य रूपांतरण करके झूठा वीडियो नहीं चलाया था। मनीष सब सरकार बनाने वाला, जेल से छूटते ही सरकार बनाएगा, आपके नेताजी से लड़ेंगे। सरकार बताएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चला। भगवान करे प्रधानमंत्री जब बन जाए वो, लेकिन पहले इस पे जो NSA का आरोप है, राजद्रोह का जो आरोप है, पहले उससे तो बरी हो जाए। हमारे देश के कुर्सी पे कोई राजद्रोही बैठेगा क्या? गजेड़ी के बीच में, भंगेड़ी के बीच में, नशेड़ी के बीच में बैठा देता है लोग, और मुंह पे वो गांजा पी के फूक देता है, सब मेरा माथा दर्द करता है। हाजत में गांजा फूका जा रहा था, तुमने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं कहा? हाजत में जिस वक्त स्मैक फूका जा रहा था, तुमने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं कहा? ये व्यक्ति जितना उठपटांग बोलता है, यही कारण था कि आज यहाँ पे कांस्टेबल वहाँ पे निलंबित होने वाले हैं। इस टाइप की सभी खबर है। मनीष कश्यप पे FIR का भी मतलब कि सामने आ रहा है ये चीज। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और मनीष कश्यप इतना कुछ कह रहा था, उसके बावजूद तेजस्वी यादव कुछ एक शब्द तक नहीं बोले, और बोलना भी नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव बहुत ऊपर की चीज है। ये लोग चाकू और बंदूक पहुंचवा के किसी को किसी दिन मरवा देगा लोग। ये लोग सारा साजिश भी इसी का रहेगा, बिहार को बदनाम करने के लिए और बिहार पुलिस को बदनाम करने के लिए। सारा प्लानिंग इसी का रहेगा कि ये मानसिक हालात धीरे धीरे खो रहा है, मानसिक अवस्था इसका बिगड़ रहा है। अभी हमारे कैमरे पे मौजूद है समाज सेवी संतोष रेणु यादव जी, और सिंगर हैं जो कि काफी समय पॉपुलर है समाज सेवी, इसलिए कि लगातार सोशल मीडिया पे समाज की बात करते हैं। फिलहाल अभी हम पहुंचे हुए हैं संतोष रेणु यादव जी के पटना वाले फ्लैट पे, लेकिन हम कुछ टूर कराने वाले हैं फ्लैट पे। जो क्या क्या फ्लैट में है उस पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं, इसके बाद दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। चलिए, पटना वाले फ्लैट पे आए हुए हैं। सबसे पहले इनके जो जब भी आप केबिन में घुसेंगे तो सबसे पहले आपको इधर दिखेगा महात्मा गांधी जी का, फादर ऑफ नेशन। इधर APJ अब्दुल कलाम, और उधर से आप देखेंगे तो ऊपर फोटो जो दिख रहा है तेज प्रताप यादव जी का, जो शायद DSS जो संगठन जिस दिन हुआ था उस दिन अध्यक्ष बनाया गया था, उसका फोटो है। और जो काफी मिलन वाला तेज प्रताप जी का है। इधर कला संस्कृति मंत्री है जो जितेंद्र राय जी है, और कई सारा फोटो। और इधर एक और फोटो जो काफी अहम है जो हमारे संविधान के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और इधर इंदिरा गांधी जी। लगातार फोकस करेंगे। और यहाँ पे जो जहाँ चेयर पे बैठते हैं, आप जरा पीछे जाइएगा दिग्विजय जी, चेयर पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कई सारा चीजें हैं। जो थोड़ा सा जो डार्क वाले चीज है वो अभी ठीक ठाक कर रहे हैं संतोष रेणु यादव जी। सबसे पहले ये पहला ऊपर रखा गया है जो किताब है गोपालगंज से रायसीना, ये शायद लालू प्रसाद यादव जी की जिंदगी का है। और श्रीमद् भागवत गीता है, महाभारत है, कृष्ण जी की कई प्रेरक प्रसंग है। और यहाँ पे देखेंगे तो भारत का संविधान भी नीचे दिख जाएगा। देखिए, नेता बनने के लिए कितना प्रिपेयर होना पड़ता है, ये संतोष रेणु यादव जी का ये पूरा केबिन का मैं रूप दिखा रहा हूँ। भारत की राज्य व्यवस्था देख सकते हैं, यहाँ पे कई अहम बुक है जो संतोष रेणु यादव जी के केबिन में उपस्थित है। और इधर बस यही कई ऐसे चीज है जो मुझे काफी अच्छा लगा। और फिर से आते हैं, अब बात करते हैं संतोष रेणु यादव जी से। सबसे पहले स्वागत तो हो चुका है। आपके नेता जी पे, तेजस्वी यादव जी पे मनीष कश्यप कटाक्ष किए हैं, बहुत बड़ी बात बोले हैं कि चारा चोर का बेटा है, हम फौजी का बेटा है, वो तो चारा चोर का बेटा है। इस टाइप से कटाक्ष हाजत से कोर्ट में जाते हुए, इसके लिए कैसे आप देख रहे हैं? सबसे पहले मुन्ना जी, आपको मैं बताऊं कि जिस परिवार से आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय तेज प्रताप यादव जी बिलोंग करते हैं,
उस परिवार की आदत हो चुकी है इस तरह के दंश को झेल लेना और इस तरह के दंश को झेल करके आगे बढ़ जाना और समाज के लिए ही आगे बढ़ना। आप याद कीजिए कि प्रमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए थे उस दौरान भी लोगों ने कई आपत्तिजनक बातें कही उन्हें। राजमाता राबड़ी देवी जी जब सीएम चेयर पे बैठी हुई थी उस समय भी उन्हें कई इस तरीके के शब्दों का मार झेलना पड़ा। तो जो संघर्ष में जन्म ही लिए हैं उन्हें ये सब छोटी छोटी हवाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष कश्यप एक ऐसा शख्स जिसपे एनएसए लगा हुआ है, फिर भी जो कोर्ट में जाते हुए हाजत से कोर्ट में पेशी होते समय कोर्ट का उल्लंघन करते हुए वहां पे खूब भड़के और नेताजी का आपके नेताजी पे खूब ज्यादा कटाक्ष किया, कई सारे बातें बोले और अपने आप को कहने लगा कि मेरे दादाजी चीन के लड़ाई में लड़े हैं, मेरे पिताजी पाकिस्तान के लड़ाई में लड़े हुए हैं, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। ये डायलॉग ये वहां पे कहते हुए और नेता आपके नेता पे कटाक्ष करते हुए, ये सब देखते हुए कैसा लग रहा है? क्या कुछ नया अपडेट है? देखिए, जैसा कि मनीष ने कहा कि उनके दादाजी चीन से लड़े, पिताजी पाकिस्तान से लड़े, तो तुम क्या हिंदुस्तान से लड़ोगे? किससे तुम्हारी लड़ाई किससे है? पहले ये तो क्लियर हो जाए। जैसे हमारी लड़ाई ब्राह्मणवादियों से है, सामंतवादियों से है, मनुवादियों से है, फिरका परस्त जो लोग हैं उनसे है, लेकिन तुम्हारी लड़ाई किससे है ये तो पहले क्लियर हो जाए। जैसे पिताजी और दादाजी का उदाहरण दे करके एक बेटा कब तक अपना शौर्य गाथा बयां कर सकता है? अपने भी तो कुछ कर लो। पिताजी देश की सरहद पे सीना तान करके देश की रक्षा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। सिर्फ तेजस्वी यादव पे ही कटाक्ष क्यों? जेल में 6 महीने रहे हैं, तेजस्वी यादव पे ही कटाक्ष क्यों? क्योंकि पता है कि तेजस्वी यादव वो गरीब के बेटा हैं जिन्होंने अथक संघर्ष और परिश्रम करके कई गरीबों की आवाज को बुलंद किया। उनको पता है कि तेजस्वी यादव बेवजह किसी को परेशान नहीं करते। मनीष भी तो गरीब का आवाज बुलंद कर रहा था, तमिलनाडु वाले मामले में भी वही तो मजदूर का आवाज बन रहा था। अगर वो गरीब का आवाज बुलंद करता तब आज उसके साथ ऐसी घटनाएं होती ही नहीं। आप याद कीजिए कि जब उसका वीडियो जो वायरल हुआ था, जो नाट्य रूपांतरण करके जो वीडियो बंगाली अखाड़ा पटना में बनाया था, उस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारे जो हमारे मेहनती, ईमानदार, लगनशील जो हमारे मजदूर भाई और पढ़े लिखे मजदूर भाई, जिन्हें देश में सरकारी नौकरी नहीं मिलने के कारण मजबूरन अपनी जीविका चलाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए फैक्ट्री में काम करना पड़ा, और नरेंद्र मोदी जी की सौतेलापन व्यवहार की वजह से जो बिहार को फैक्ट्री नहीं मिली, आरा के रमना मैदान में उन्होंने कहा था, आप याद कीजिए 2019 उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, 1.25 लाख करोड़ रुपया देंगे। लोग समझ लिए थे कि भाई 1.25 लाख करोड़ में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है, लेकिन उनके ये जुमलेबाजी का जो दावा था ये झूठा रह गया। लोगों को जीविका के लिए बाहर जाना पड़ा तमिलनाडु, और इसका जो वीडियो था मनीष का, इसके वीडियो से लोग इतने डर गए कि लोग अपनी जीविका को छोड़ करके भागने लगे अपने गांव की ओर। इस दौरान कई ऐसे घर भी जद में आए जिस घर का चूल्हा भी नहीं जला था, पैसे नहीं रहने की वजह से। आप कहते हैं मजदूरों के लिए काम कर रहा था वो। बिहार और तमिलनाडु के सुमधुर रिश्ते को
तार तार करने का प्रयास किया। वो तो धन्यवाद हम तमिलनाडु पुलिस और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन जी को देते हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी को देते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देते हैं कि ये वक्त रहते सारी चीजों को संभाल लिया। आपने भी उस वक्त सवाल उठाया था एम.के. स्टालिन पे। हाँ बिल्कुल, हमने भी यहाँ से सवाल उठाया था, लेकिन हमने कोई नाट्य रूपांतरण करके झूठा वीडियो नहीं चलाया था। हम गए भी तमिलनाडु, जब वहां पे गए तो हमने देखा भी कि बातें बिल्कुल अलग है, सिर्फ अफवाह है। ये तो जितना भयावह स्थिति कर दिया था ये लोग मिल करके, सब लोग डर गए थे। हम डर गए थे, आप भी डर गए होंगे, तमाम लोग डर गए थे। लेकिन वहां जब पहुंचे तो सच्चाई कुछ और थी। ये तो इसका षड्यंत्र था। मनीष अब सरकार बनाने वाला, जेल से छूटते ही सरकार बनाएगा, आपके नेताजी से लड़ेंगे। भगवान करे प्रधानमंत्री जब बन जाए वो। भाई प्रधानमंत्री का जो सीट है वो एक फर्जी डिग्रीधारी व्यक्ति धारण किए हुए है। भगवान करे कि उस पे कोई बढ़िया आदमी बैठ जाए। लेकिन पहले इस पे जो एनएसए का आरोप है, राजद्रोह का जो आरोप है, पहले उससे तो बरी हो जाए। हमारे देश की कुर्सी पे कोई राजद्रोही बैठेगा क्या? हमारे देश की सत्ता पे कोई देशद्रोही काबिज हो जाएगा क्या? ये तो हमारे खून में नहीं है। सरकार पे सवाल उठाते हुए नजर आया, कहा कि हाजत में गाजा फूका जाता है हमको मुंह पे, स्मैक का पहुंचता है वहाँ, जेल में स्मैक पहुंचता है, बहुत सारा चीजें उन्होंने कहा। तो ये सब कैसे देखते हैं? आपकी सरकार पे भी काफी ज्यादा सवाल उठा है। देखिए, वो तो जन्म ही लिया है सिर्फ बेतुकी बात करने के लिए। हाजत में गांजा फूका जा रहा था, तुमने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं कहा? हाजत में जिस वक्त स्मैक फूका जा रहा था, तुमने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं कहा? और तुम जो पब्लिक में जो तुम कह रहे हो, हमारे या आपके पास वो अधिकार तो नहीं है कि हाँ जो भी फूका उसको पकड़ करके हम जेल में डालें। वो अधिकार किनके पास है? जज साहब के पास। ये बातें तुम जज साहब के पास कहा था। कोर्ट में हल्ला करते हुए नजर आए, कई मीडिया वहां पे पहुंचे हुए थे। तो ये सब कितना उल्लंघन है? इस चीज को मुझे लगता है कि ये शायद मीडिया एथिक्स का उल्लंघन है, क्योंकि कोर्ट में जाकर आप किसी भी तरह का वीडियो नहीं बना सकते हैं। ये क्योंकि वहां पे जज न्यायाधीश बैठे रहते हैं, वो उनका फैसला वहां पे है और वहां पे पहुंच रहा था। तो वहां पे उस जगह पे जो मनीष कश्यप का जो नाट्य रूप था, ये कैसा लगा आपको? देखिए, सच्चाई है कि ऐसे लोग संविधान को कुचलने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही लोग देश की न्यायिक प्रणाली को अपने हाथ में दबोचने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे देश की संविधान इतनी सशक्त है जो हमेशा वक्त वक्त पे अपनी मजबूती और अपनी ताकत दिखाते रहती है और दिखाने का प्रयास करते रहती है। हमें न्यायिक प्रणाली पे पूरा भरोसा है। और हाँ, एक बात मुझे डीजीपी साहब से कहना है कि ये व्यक्ति जितना उटपटांग बोलता है, यही कारण था कि आज यहाँ पे है। और एक एनएसए लगा हुआ, जिसपे एनएसए जैसा संगीन धारा लगा हुआ है, उस व्यक्ति को जब भी आप ले जाइए जेल में या जब भी कोर्ट में ले जाइए, तो इसके दौरान बीच का जो समय है, इसमें आप ये जरूर ध्यान रखिए, हमारा पर्सनल मेरी थॉट है, शायद से कुछ हो रहा है उस पे, क्योंकि ये भी कई मीडिया में हमने देखा है कि कई खबर दे रहे थे कि प्रक्रिया शुरू हो गई है बिहार पुलिस की, और शायद जो भी लोग वहां पे थे, जो कई मतलब कांस्टेबल वहां पे निलंबित होने वाले हैं। इस टाइप की सभी खबर है। मनीष कश्यप पे एफआईआर का भी मतलब ये सामने आ रहा है ये चीज। हाँ, ये बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप कोर्ट ले जाया जा रहा है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, तब तो आप ऐसे करेंगे तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार तो नहीं है जो जेल से बाहर निकाल लिया और जेल से बाहर निकाल करके पूर्व सांसद को गोली मरवा दिया। ये वो सरकार तो नहीं है। अब तो समझ में आ ही गया होगा मनीष कश्यप को, अब तो समझ में आया होगा ना कि जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को जो भाजपा की सरकार गोली मरवा सकती है, जो कुछ नहीं कह रहा था फिर भी गोली मरवा दिया,
और मनीष कश्यप इतना कुछ कह रहा था, उसके बावजूद तेजस्वी यादव कुछ एक शब्द तक नहीं बोले, और बोलना भी नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव बहुत ऊपर की चीज है। मनीष कश्यप ये भी सवाल खड़ा किया वहां पे कि गांजा पहुंचता है, स्मैक पहुंचता है, किसी दिन छुरा चाकू बंदूक पहुंच के हम खत्म भी करवा सकता है। सारा साजिश भी इसी का रहेगा, बिहार को बदनाम करने के लिए और बिहार पुलिस को बदनाम करने के लिए। सारा प्लानिंग इसी का रहेगा। ये पहले ही इनडायरेक्ट रूप में सारी बातें कह दिया है। आप इतना जानिए कि आदर्श कारागार बेऊर है। बेऊर जो है आदर्श कारागार है। बड़े बड़े जो कैदी हैं वो कई एक वर्षों से बेऊर में रह रहे हैं, और बेऊर जो है कारागार का जब लिस्टिंग होता है, रैंकिंग होता है, तो उसमें हमेशा अव्वल दर्जे में अपने आप को रखता है। हर चीज़ों में, सुरक्षा कह लीजिए, व्यवस्था कह लीजिए, चाक चौबंद कह लीजिए, हर चीज़ों में। अब उस कारागार का ये हम कहें कि पोल खोल रहा है या ढोल खोल रहा है, ये तो अलग चीज है। उस कारागार की तौहीन कर रहा है जिस कारागार ने बिहार को आदर्श कारागार, चाहे वो भागलपुर का हो या आपका बेऊर हो या बक्सर का हो, इसका देश दुनिया में नाम है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की छवि को जहां मौका मिलता है बर्बाद करते रहता है। मनीष कश्यप पे क्या प्रक्रिया होना चाहिए? देखिए, एनए से लग ही गया है। बाकी जो न्यायिक प्रणाली के तहत जो भी माननीय जज साहब हैं वो सब देखेंगे, और हमें ऐसा लगता है कि अभी इसको सबसे पहले कांके भेज देना चाहिए। पहली चीज कांके इसलिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये मानसिक हालात धीरे धीरे खो रहा है, मानसिक अवस्था इसका बिगड़ रहा है। कांके भेज देना चाहिए और भेज करके वहां से ट्रीटमेंट की इसकी प्रावधान करनी चाहिए। कांके कौन सा जगह? कांके रांची में है, वहाँ मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। अच्छा। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे भेज देना चाहिए और इसका इलाज जरूरी है, और उन लोगों का इलाज नए सिरे से शुरू करना चाहिए जो लोग इसके इर्द गिर्द, वहाँ पे कोर्ट परिसर में इसके जो इर्द गिर्द जो लोग थे। आप ये चीज देखे होंगे कि जब कोई आतंकवादी, मुस्लिम आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसके पूरे परिवार का हिस्ट्री खंगाला जाता है, और पूरे परिवार को कहा जाता है कि ये आतंकवादी का परिवार है, ये भी आतंकवादी है, ये है, वो है, कहा जाता है ना भाजपाइयों के द्वारा। अब मैं पूछता हूं कि एक एनएसए का आरोपी, उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे, एनएसए राजद्रोह का केस है, उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे वो भी तो राजद्रोही के सपोर्ट होंगे, वही तो राजद्रोही के सपोर्टर होंगे ना। तो फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और उन्हें भी सलाखों के अंदर डाला जाए और उनसे भी कुछ अहम जानकारियां मिलेंगी। मैं बिहार प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आपने एक इंटरव्यू में देशद्रोह कह रहा था उनको, देशद्रोह कैसे है वो मनीष कश्यप? देखिए, उसको राजद्रोह कहिए, देशद्रोह कहिए, देश प्रभावित हुआ ना, देश प्रभावित हुआ। पूरे देश में बिहार से जो हमारे जो टैलेंटेड भाई हैं, मेहनती जो मजदूर भाई हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। इस देश के शिल्पकार हैं हमारे बिहार के मेहनती भाई, मेहनती मजदूर। इस देश की संरचना रचना में उनका अहम योगदान है, और उनकी भावनाओं के साथ इसने छल किया, उनकी भावनाओं का दोहन किया इसने। तो फिर ये तो देश का दोहन है ना, देश की भावनाओं का दोहन है ना। वैसे भी देश की आत्मा गांव में बसती है, और गांव में हमारे ईमानदार मजदूर मेरे भाई रहते हैं। तो उनकी भावनाओं से जो खेलेगा, उनकी भावनाओं को जो छल नहीं करेगा, उस पे तो राजद्रोह कहिए, देशद्रोह कहिए, कुछ भी धाराएं लगाई जा सकती है। तो अभी मनीष कश्यप जी के बारे में ये प्रतिक्रिया कैसा लगा संतोष रेणु यादव जी का?